मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष दुआ है और मैं आपको सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ाऊंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। आज का ये लेक्चर एक डेमो लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सीए फाउंडेशन का जो ये सिलेबस है, ये सीए इंस्टीट्यूट ने इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए रीडिज़ाइन किया है। पहले जब सीपीटी का सिलेबस था तो उसके अंदर जनरल इकोनॉमिक्स था, यानी कि आम इकोनॉमिक्स। लेकिन अब जनरल इकोनॉमिक्स नहीं है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स है। यानी कि बिजनेसमैन इकोनॉमिक्स के थ्योरीज, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के डिसीजन कैसे लेता है, ये बात हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर, ये पोर्शन बहुत ही डिटेल्ड में है और फिर इसके साथ बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज भी है। बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में इंस्टीट्यूट ने कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजीज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टूडेंट को बताने का प्रयास किया है। तो टोटल आपका जो ये पेपर है 100 मार्क्स का है, जिसमें से 60 मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं और 40 मार्क्स बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के हैं। इंस्टीट्यूट कहता तो है कि 60 नंबर बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं और 40 नंबर बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 क्वेश्चंस ही आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के पूछे जाएं। अभी लास्ट अटेम्प्ट में देखा गया कि 75 क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स के पूछ लिए गए और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के सिर्फ 25 क्वेश्चंस थे। तो आपको हर तरीके के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा और आपके इस जर्नी में मैं आपका साथ निभाऊंगा। मैं मनीष दुआ पिछले 18 साल से सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। यस, 18 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा और मैं सीए इंस्टीट्यूट के पैनल पर भी क्लासेस लेता हूँ और सैटेलाइट के माध्यम से देश के 200 शहरों में क्लास लेता हूँ। और अब मैं रिसेंटली मैंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन करा है। आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपको पूरा दूंगा, कंप्लीट दूंगा और आप जब मेरी क्लासेस को पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे तो साथ में हम आपको रिवीजन भी कराते हैं। यस, रिवीजन भी कराते हैं और मेरे द्वारा दिया गया एक इकोनॉमिक्स चालीसा का रेडी रेकनर काइंड ऑफ अ बुक आपको बहुत मदद करता है। ये बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के अमंग में। आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछेंगे जिन्होंने आपको सीए को करने के लिए प्रेरित किया होगा तो वो आपको ज़रूर मेरे बारे में बताएंगे और मेरी उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। मैं अब तक 1,50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर मेरी सर्विसेज लेते हैं तो आपको संपूर्ण मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। हम आपको इंस्पायर करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे और साथ साथ में हमेशा क्लास में आने के लिए मोटिवेट करेंगे। हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। और 60 मार्क्स के बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस पोर्शन में हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स ये टॉपिक क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है ये बताएंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे और पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज लाइक सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। और फिर जब इन बेसिक जानकारियों को हम दे चुके होंगे
तो फिर हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स समझना है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम आपके 4 लेक्चर लेते हैं। यस, 4 लेक्चर, 2-2 घंटे के। तो 2-2 घंटे के 4 लेक्चर हम आपके लेंगे, 3 भी लग सकते हैं, कई बारी 4 भी लग जाते हैं। और फिर हम इन चारों लेक्चर में आपको सीए इंस्टीट्यूट की किताब के क्वेश्चंस भी कराते हैं। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस ये नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि सीए के फाउंडेशन लेवल के एग्जाम को क्लियर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो सीए इंस्टीट्यूट की जो स्टडी है वो करनी बहुत ज़रूरी है। हम आपको जो कुछ भी यहाँ पर नोट्स देंगे, जो कुछ भी मैं यहाँ पर क्लास में आपको लिखाऊंगा, उसको लिखने के बाद सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन ये मेरा आपको वायदा है कि आपको सी इंस्टीट्यूट की किताब के सारे क्वेश्चंस आएंगे। यस, सी इंस्टीट्यूट की किताब के सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 लेक्चर हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो 4 लेक्चर्स और 2 घंटे का हमारा लेक्चर है, तो कुल मिलाकर के 8 आवर 8 आवर्स हमारे लग जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। फिर है मेरे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम आपको पढ़ाएंगे डिमांड एनालिसिस। देखिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ जानने वाला स्टूडेंट कहता है कि मुझे डिमांड आता है, लेकिन डिमांड को आप किसी भी लेवल पर इकोनॉमिक्स को पढ़ें, चाहे आप 12th क्लास लेवल पर पढ़ें, चाहे 11th क्लास लेवल पर पढ़कर आए हों, चाहे आप बीकॉम लेवल पर पढ़ें, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ें, सभी लेवल पर अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो शुरुआत डिमांड से ही होगी। फिर आप ये कहने लगे, अरे ये तो मैंने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो हमारा 11th क्लास का सिलेबस है वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपके पार्ट पर कुछ गलती हो जाएगी। लेवल दर लेवल, क्लास दर क्लास, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, हर बार चैप्टर का दायरा, स्कोप बढ़ता गया, ग्रेविटी ऑफ द सिलेबस बढ़ता गया। हम यहाँ पर डिमांड में आपको बहुत सारी बेसिक और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जानकारियां यहाँ पर देने वाले हैं। डिमांड क्या होता है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हम गहराई में पढ़ते हैं। डिमांड पर हम लगाएंगे 2 लेक्चर। 2 लेक्चर और 2 घंटे का हमारा ये लेक्चर है, तो इसका मतलब 4 घंटे हमारे लगेंगे डिमांड पर। यस, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये टॉपिक क्या है। डिमांड फ्लेक्सिबल है, डिमांड रिस्पॉन्सिव है, तो हम कहते हैं कि डिमांड इलास्टिक है। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक हैंकी है, मैं इस हैंकी को दबाता हूँ, ये अपना आकार बदल देता है। तो जब ये अपना आकार बदलता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये हैंकी फ्लेक्सिबल है, ये दबाव में आकर अपना आकार बदल रहा है। ठीक इसी तरीके से डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब ये फैक्टर्स डिमांड को प्रेशराइज करते हैं और डिमांड बदल जाए, तो हम कहते हैं कि डिमांड फ्लेक्सिबल है, डिमांड रिस्पॉन्सिव है, डिमांड इलास्टिक है। यस, डिमांड इलास्टिक है। अब डिमांड में अगर ज्यादा बदलाव आए तो हम कहते हैं डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड में अगर कम बदलाव आए तो हम कहते हैं डिमांड कम इलास्टिक है। जैसे वापस मैं इस हैंकी पर आता हूँ, ये मेरे पास हैंकी है, इस हैंकी को मैं दबा रहा हूँ, ये अपना आकार बदल रहा है। और ये मेरे पास बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की स्टडी है, मैं इसको बदल दबा रहा हूँ, ये भी अपना आकार बदल रहा है। आकार ये भी बदल रहा है और आकार ये भी बदल रहा है, शेप इसका भी बदला जा रहा है और शेप इसका भी बदल रहा है। लेकिन हैंकी का शेप ज्यादा बदल रहा है, बुक का शेप कम बदल रहा है,
हैंकी इसका मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज्यादा इलास्टिक है। बुक का शेप कम बदला गया, इसलिए हम कहते हैं कि बुक कम इलास्टिक है, बुक अनरिस्पॉन्सिव है या इन इलास्टिक है। ठीक इसी तरीके से डिमांड अगर ज्यादा बदलता है तो हम कहते हैं कि डिमांड मोर इलास्टिक है, डिमांड कम बदलता है तो हम कहते हैं कि डिमांड कम इलास्टिक है। यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पोर्शन में हम आपको बताएंगे कि इलास्टिसिटी कई तरीके की हो सकती है। प्राइस की वजह से अगर बदलता है डिमांड तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से बदलता है तो हम आपको कहते हैं, इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से बदलता है तो हम इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। यस, लेकिन डिमांड तो और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिमांड डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर, है कि नहीं? डिमांड तो एक्सपेक्टेशंस पर भी डिपेंड करता है। तो जब एक्सपेक्टेशंस बदलती हैं तो डिमांड भी बदल जाता है। लेकिन हम इस तरीके की इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस एक क्वालिटेटिव फैक्टर है, ये क्वांटिटेटिव फैक्टर नहीं है। प्राइस कैन बी मेजर्ड बिकॉज प्राइस एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है। प्राइस में जो भी चेंज आएगा आप उस चेंज को मेजर कर सकते हो। तो प्राइस में आया बदलाव अगर आप मेजर कर सकते हो तो प्राइस की वजह से जो डिमांड में बदलाव आएगा आप उसको भी मेजर कर सकते हो। आप इनकम को मेजर कर सकते हो, इनकम की वजह से जो डिमांड में बदलाव आएगा आप उसको भी मेजर कर सकते हो। लेकिन क्या आप कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को मेजर कर सकते हो? नहीं। आपको पहले मैंगोज अच्छे लगते थे, अब आपको मैंगोज अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या आप इस बदलाव को मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। तो फिर जब आप टेस्ट को ही मेजर नहीं कर सकते, टेस्ट की वजह से जो डिमांड में बदलाव आया है आप उसको कैसे मेजर करेंगे? तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन फैक्टर्स की विच कैन बी क्वांटिफाइड, विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यस, समझते हैं बात को? नाउ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत डिटेल में है हमारे पास। हम डिमांड की एप्लीकेशंस भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर लग जाते हैं कुल मिलाकर के मेरे 3 लेक्चर। डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं किसी भी चैप्टर को ऐसे जल्दीबाजी में नहीं कर रहा था, बहुत डिटेल में। इसलिए क्योंकि आपके सामने सी इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके का क्वेश्चन रख दे और अगर आपने मनीष दुआ सर से पढ़ा है तो आपके पास उसका जवाब होगा। यस, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, यस, लेकिन आपके पास उसका जवाब होगा, ये मेरा वायदा है। 3 लेक्चर इस पे लगाएंगे, 2 घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो कुल मिला के 6 आवर्स लगा देंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या है? देखिए, ये सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, ये पूरा एक ही चैप्टर है। इनफैक्ट सी इंस्टीट्यूट की किताब में ये एक ही चैप्टर के नाम से दिया गया है। हाँ, तो यूटिलिटी क्या है पहले हम ये आपको बता दें। आप किसी भी कमोडिटी को खरीदिए, एक्स वाई जेड, चाहे आप मेरी सर्विसेज भी खरीदेंगे, तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन? कि मुझे मिल क्या रहा है और मैं दे क्या रहा हूं। अगर मुझे मिल रहा है कम और देना पड़ रहा है ज्यादा, तो शायद आप मेरी सर्विसेज नहीं खरीदेंगे। आप मेरी सर्विसेज कब खरीदेंगे? जब आपको ऐसा लगता है कि आपको मिल रहा है ज्यादा और आप दे रहे हैं कम। यस, या कम नहीं तो एटलीस्ट जितना हम दे रहे हैं उतना हमको मिल रहा है। यू ऑलवेज कंपेयर। तो हम जब किसी भी चीज को खरीदते हैं तो हम इस कंपैरिजन को करते हैं। हम प्राइस के रूप में कुछ दे रहे हैं और कमोडिटी से हमको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस सेटिस्फेक्शन, इस वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है कमोडिटी की,
इस पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। Yes, utility is the one satisfying power of a commodity. Every commodity has the utility. Yes, हर commodity में utility विद्यमान है। इस पेन में यूटिलिटी है, इस हैंकी में यूटिलिटी है, इस किताब में यूटिलिटी है, जिस चेयर पर मैं बैठा हूं उसमें यूटिलिटी है, जिस चेयर पर आप बैठे हैं उस पे भी यूटिलिटी है। यूटिलिटी नहीं होता तो क्या हम चेयर डिमांड करते? यूटिलिटी नहीं होता, अगर कम्युनिटी के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर नहीं होती तो क्या आप पेन डिमांड करते? नहीं करते। आपने पेन क्यों डिमांड किया? आप पेन इसलिए डिमांड कर रहे हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये पेन आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को, इस पावर को हम बोलते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि यूटिलिटी। यूटिलिटी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर कमोडिटी में विद्यमान होता है, लेकिन एक कमोडिटी की डिमांड उसके यूजफुलनेस की वजह से नहीं होती। हाँ, एक कमोडिटी की डिमांड उसके यूजफुलनेस की वजह से नहीं होती, उसके वांट सेटिस्फाइंग पावर की वजह से होती है। शराब का कोई यूज नहीं है बट स्टिल इट इज डिमांडेड। पिस्तौल का कोई यूज नहीं है बट स्टिल इट इज डिमांडेड। व्हाई? Why? Because some section of the society feels that their want can be satisfied by liquor. कुछ समाज का ऐसा तबका भी है जिनको ऐसा लगता है कि पिस्तौल उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है, शराब उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है, इसीलिए वो शराब डिमांड करते हैं, इसीलिए वो पिस्तौल डिमांड करते हैं। तो उपयोगिता तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड है। अब देखिए ना, किताब तो बहुत उपयोगी होती है ना किताबें उपयोगी, लेकिन फिर भी किताब की डिमांड तो नहीं है। शराब की डिमांड है, किताब की डिमांड नहीं है। तो डिमांड की एक वजह है, और वजह है कमोडिटी की यूटिलिटी, ना कि उसकी यूजफुलनेस। यूटिलिटी वाले चैप्टर में हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी तो पढ़ते ही हैं। हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से ही मार्शल ने डिमांड कर्व डिराइव करा था। तो जो मार्शिलियन डिमांड कर्व है वो डिराइव होता है बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डीएमयू का लॉ नहीं आया तो डिमांड कर्व का डेरिवेशन कैसे आएगा? डिमांड और सप्लाई दोनों मिलते हैं तो प्राइस तय होता है। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का डेरिवेशन आएगा किसकी मदद से? लॉ ऑफ डीएमयू की मदद से। तो अगर डीएमयू ही नहीं आया अच्छे से तो फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई जगहों पर दिक्कत आएगी। हम इस लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में हम 2 लेक्चर लगाएंगे। हमारे पास इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 4 आवर्स हमारे लगेंगे यूटिलिटी एनालिसिस पर। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का लास्ट यूनिट है, ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 के ये चैप्टर 1 था। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर 4 छोटे छोटे यूनिट्स और आते हैं। हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है, आप घर गए, आपने कहा भाई कोई पानी ले आओ। आपकी आवाज आपकी मम्मी ने सुनी, आपकी दादी माँ ने सुनी और आपकी सिस्टर ने सुनी। तीनों भागी भागी किचन में गई और एक एक ग्लास पानी का ले आई। एक गिलास आपकी मम्मी लाई, एक गिलास आपकी दादी माँ लाई और एक गिलास आपकी सिस्टर लाई। तीनों ग्लास में क्वांटिटी
और क्वालिटी ऑफ वाटर बिल्कुल एक जैसा है। यस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर बिल्कुल एक जैसा है। और अब हम आपसे कहते हैं कि इनमें से कोई एक ग्लास आपको चुनना है, तो कौन सा चुनेंगे? क्या जवाब होगा आपका? आप कहेंगे कोई सा भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? हो सकता है आप में से कुछ ये कहें कि हम मम्मी वाला लेंगे, हो सकता है आप में से कुछ एक बच्चे ये कहें हम दादी माँ वाला लेंगे, कुछ एक बच्चे कहेंगे हम तो अपनी सिस्टर का लेंगे। देखिए, व्यक्ति को नहीं चुनना है, ग्लास ऑफ वाटर को चुनना है। जब तीनों ग्लास में क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर बिल्कुल एक जैसा है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? चाहे आप ये वाला गिलास चुने, चाहे आप ये वाला गिलास चुने, चाहे आप ये वाला गिलास चुने, क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तीनों ग्लास में क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर एक जैसा है, तो इट डज नॉट मैटर्स टू यू। इट मीन्स दैट you will not favor anyone or nor will criticize anyone। आप ना तो किसी को फेवर करने वाले हो, ना आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे। आपका ये बिहेवियर कहलाता है इनडिफरेंट बिहेवियर। इनडिफरेंट बिहेवियर, यस। इनडिफरेंस कर्व पर भी 2 लेक्चर लगते हैं मेरे, 2 घंटे का ये लेक्चर है और 4 घंटे हमारे लगेंगे चैप्टर इंडिफरेंस कर्व पर। तो देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 2 पर कुल मिलाकर के अब तक हमारे लग चुके हैं 18 घंटे, 18 आवर्स। यस। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का हम एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। यस, कैसे लेंगे वो सब आप मेरे पर छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेवारी है। हम आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दे सकते हैं आसानी से। हम हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट लेंगे, ऐसा हमारा कमिटमेंट है आपके साथ। और कैसे टेस्ट लेना है, आपको सारी बातें जल्दी ही क्लास में बताई जाएंगी। अब शुरुआत करते हैं आगे, चैप्टर नंबर 3 की जानकारी मैं आपको देता हूं। चैप्टर नंबर 3 हमारा प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन एनालिसिस का। अच्छा, सप्लाई का जो टॉपिक है वो मैं डिमांड के साथ पढ़ा देता हूँ, है ना? तो सप्लाई डिमांड के साथ में साथ साथ में ही पढ़ा देता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको सेपरेटली लिखा नहीं है कहीं पर। अब इसके बाद है मेरे पास प्रोडक्शन एनालिसिस। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन होता क्या है ना? प्रोडक्शन होता क्या है? देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। एक कारपेंटर है, वो बाजार से वुड लेकर आता है, लकड़ियां लेकर आता है, और उस लकड़ियों को काट करके वो चेयर बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, उसने चेयर का प्रोडक्शन किया। और अब हम इसको बड़ी सरल भाषा में बोले तो उसने लकड़ी के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करी, लकड़ी को इस्तेमाल लायक बना दिया। वैसे तो लकड़ी किसी काम की नहीं थी, लेकिन जब उसने लकड़ी को आकार दिया, वुड को आकार दिया, तो उसने बहुत ही खूबसूरत सी चेयर बनाई। हम इसको कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? अब देखिए, आप इकोनॉमिक्स में कई तरीके के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस आप पढ़ने वाले हैं। यस, हमारे सिलेबस में सभी फंक्शंस हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताए, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन।
इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप के बारे में बताए, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये देखिए, से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है इनपुट्स और ये है मेरे पास आउटपुट। क्यू का मतलब आउटपुट, और ये है मेरे पास फंक्शन एफ, और ये है मेरे पास लेबर एल और कैपिटल के। सवाल ये उठा कि सर कैपिटल को सी से क्यों नहीं लिखा आपने? सी से इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इनपुट्स। तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को समझाए, हम उसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जी, क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन establishes a relationship between inputs and output। तो सवाल उठा कि सर प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरीके का होता है? देखिए, प्रोडक्शन की दो तरीके की थ्योरीज है, एक है शॉर्ट रन थ्योरीज और एक है लॉन्ग रन थ्योरी। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और लॉन्ग रन में आपका जो प्रोडक्शन है वो लेबर एज वेल एज कैपिटल दोनों पर डिपेंड करता है ना, यानी कि वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल पर, फिक्स्ड फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम आपको दोनों ही तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन बताएंगे, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी। देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है रिटर्न्स टू स्केल। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में कई सारी बातें पढ़ते हैं। हम यहाँ पर आइसोक्वेंट्स को भी पढ़ेंगे। हम इन दोनों लॉज को, यानी कि प्रोडक्शन की दोनों थ्योरीज को, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों ही प्रोडक्शन की थ्योरीज को हम पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट्स। क्या बोला मैंने? आइसोक्वेंट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये आइसोक्वेंट क्या होता है? आइसो मतलब से, क्वेंट का मतलब क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी देने वाला कर्व कहलाता है आइसोक्वेंट, और हम इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम प्रोडक्शन के इस पूरे टॉपिक पर कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगा देते हैं। यस, 3 to 4 आवर्स। तो मैंने यहाँ पर 3 to 4 आवर्स लिखा है, क्योंकि कई बार 3 भी लग जाते हैं, कई बार 4 भी लग जाते हैं, तो मैं इसको हायर साइड में रख रहा हूँ। और जब भी मैं लेक्चर्स के आवर्स लिख रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर सी इंस्टीट्यूट की मटेरियल के क्वेश्चंस अंडरस्टूड है कि वो मैं साथ साथ आपको करवाऊंगा। यानी कि एक चैप्टर पढ़ा, सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस है वो आपको कराए जाएंगे, और जो मेरी तरफ से आपको पीडीएफ्स मिलेंगी क्वेश्चंस की, वो आपको अपने होमवर्क में करने होंगे, जिसको करने के बाद हम हफ्ते में एक बार डाउट रिमूवल लेक्चर रखेंगे लाइव, और आप उस लेक्चर पर आकर के अपनी कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। यस, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके दिमाग में सवाल उठता है कि सर हमारी प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे पूछेंगे? आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, मेरा नाम आपको पता है, मेरा नाम मनीष दुआ है, और मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर करूंगा। और हर चैप्टर के बाद, या 2 चैप्टर, मान लीजिए अगर चैप्टर छोटा है तो चैप्टर के बाद, हाँ बड़ा चैप्टर है तो हम 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके भी हम लाइव लेक्चर्स रखेंगे, जहाँ पर आकर के लाइव अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये प्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने कहा 4 घंटे में लगाऊंगा, और एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो कुल मिलाकर के 8 घंटे मेरे लग जाएंगे
यहाँ पर प्रोडक्शन में। फिर आ जाइए, प्रोडक्शन के बाद चैप्टर नंबर 3 में ही हम पढ़ते हैं कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि ये 3A है और कॉस्ट एनालिसिस 3B है। प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों मिले जुले हैं। अगर आप कॉस्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रोडक्शन को अच्छे से समझना होगा। यस, प्रोडक्शन अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो कॉस्ट गिरता है, प्रोडक्शन अगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ता है। तो प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों में बहुत ज़्यादा समन्वय है, बहुत ज़्यादा सिनर्जी है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपको प्रोडक्शन अच्छे से आया तो आपको कॉस्ट समझने में बहुत मदद मिलती है। कॉस्ट एनालिसिस, बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए, हम कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं, हम कॉस्ट को क्यों पढ़ते हैं, कॉस्ट को पढ़ने की वजह क्या है। कॉस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहली और प्राइम इंपॉर्टेंस ये है कि हमको प्राइस डिटरमाइन करना है। मान लीजिए कि हमको इस पेन का प्राइस तय करना है, तो सोचिए, जब तक आपको कॉस्ट ही नहीं पता होगा आप पेन का दाम कैसे तय करेंगे। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको पेन का प्राइस तय करना है तो आपको पहले कॉस्ट पता होना चाहिए। ये कॉस्ट ही अगर मुझे नहीं पता होगी, देखिए कॉस्ट में मैं क्या जोड़ूंगा, प्रॉफिट जोड़ूंगा, प्रॉफिट जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो जब तक मुझे कॉस्ट नहीं पता होगा मैं प्राइस कैसे डिटरमाइन करूंगा। तो जब भी एक फर्म अपना प्राइस डिटरमाइन करना चाहती है, अपना आउटपुट डिटरमाइन करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको जरूरत होती है कॉस्ट की। कॉस्ट वाले चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है, कॉस्ट के कंसेप्ट्स लाइक अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंट्स में पढ़े तो अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में पढ़े तो इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में अंतर किस बात का है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के कॉस्ट के कंसेप्ट्स हैं, लाइक संक कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। यस, सभी तरीके के कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कॉस्ट वाले चैप्टर में। और फिर हम आपको बताएंगे शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस और लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन की दो थ्योरी थी, शॉर्ट रन थ्योरी और लॉन्ग रन थ्योरी, तो कॉस्ट की भी दो थ्योरी हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। कॉस्ट पर हमारे लगेंगे 2 लेक्चर, 2 लेक्चर 2 घंटे के, कुल मिलाकर के 3 भी लग जाते हैं, कई बार 3 ही रख लेते हैं क्योंकि 3 ही लग जाते हैं, 6 आवर्स हो गए। तो 6 आवर्स का हमारा ये पीरियड कॉस्ट एनालिसिस पर लगेगा। और अब तक हम कॉस्ट के को पढ़ने के बाद हमने काफी हद तक बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर कर लिया होगा। फिर इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 5, अवेल चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा मार्केट्स का, मार्केट फॉर्म्स। मार्केट फॉर्म्स, मार्केट होता क्या है। वेल, आप कहीं पर भी ऑन द रोड साइड या फिर कहीं पर भी आप फल वालों को देखते हैं, आप लोग बार्गेन कर रहे होते हैं, तो आपने एक फल वाले से पूछा भैया मैंगोज क्या भाव दिया, तो वो कहता है सर 200 रुपए का किलो है। तो आपने कहा 200 रुपए का किलो मैंगोज, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं 150 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। ये बार्गेनिंग दो लोगों के बीच में हो रही है, एक है सेलर और एक है बायर। द प्लेस वेयर buyer and seller meet together and bargain for a price, the unanimous price at which the seller is willing to sell and the buyer is willing to buy, is called as market.
मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और दोनों एक यूनानिमस प्राइस के लिए बार्गेनिंग करते हैं, वो प्लेस मार्केट कहलाता है। यस, वो प्लेस मार्केट कहलाता है। नाउ सवाल उठा कि सर, हमने तो सुना था कि मार्केट किसी पर्टिकुलर प्लेस को नहीं बोलते। यस, पर्टिकुलर प्लेस को नहीं बोलते। Market is every other place, but not a particular place. I'm not talking about Connaught Place market. I'm not talking about Shankar market. I'm not talking about Karol Bagh market. I'm talking about any other place wherever the buyer and seller come together and bargain for the unanimous price. That place is called as market. Yes, market के types: रीजनल मार्केट, लोकल मार्केट। यस, मार्केट के कई फॉर्म्स हैं। लोकल मार्केट है, रीजनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। तो मार्केट के कई फॉर्म्स हैं। अब मार्केट के और भी कई तरीके के फॉर्म्स हैं। तो मार्केट अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग, मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म्स on the basis of different ideology. Yes, on the basis of number of firms, market can be of two types: perfect market और imperfect market. perfect market का एग्जाम्पल है perfect competition, और imperfect का मार्केट का एग्जाम्पल है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर मार्केट का, और हम आपको इस चैप्टर में बहुत डिटेल में मार्केट्स पढ़ाते हैं। फिर हम इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और बहुत सारा यहाँ पर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं। मार्केट में लगते हैं 4 लेक्चर्स। यस, 4 लेक्चर्स, 2 घंटे ईच, तो हो गए ये मेरे 8 घंटे मार्केट्स के। हाँ, बहुत समय लगता है, आसान नहीं है मेरे दोस्त। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है मेरा बिजनेस साइकिल का। बिजनेस साइकिल। साइकिल का पहिया घूमता है ना, कभी आप ऊपर होते कभी नीचे होते। तो साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल एक ऐसा टर्म है जो बार बार कोई प्रोसेस, कोई फिनोमिना रीअकर करता है, तो हम उसको कहते हैं साइक्लिक फिनोमिना। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी भी इसी तरीके से बार बार फेजेस बदलती है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये एक्सपेंशन, ये बूम, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रफ, फिर यहां से रिकवरी शुरू होती है, और फिर एक्सपेंशन, फिर बूम। बूम से याद आता है कुछ? कैटरीना कैफ, फर्स्ट मूवी ऑफ कैटरीना कैफ। हाँ, देखिए आपने? कोई बात नहीं, हम आपको अपनी क्लासेस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताते हैं जाते हैं। आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, हम जीवन की बहुत सारी स्किल्स आपको बताते हैं जो आपको जीवन में बहुत काम आती है। हम बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि एक्सपेंशन, बूम, कॉन्ट्रैक्शन। इनमें क्या होता है? एक्सपेंशन, एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंशन, इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, नेशनल इनकम बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ता है, स्टॉक मार्केट बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उड़ानें उड़ी जाती हैं, कोई फॉरेन जाता है, कोई नई गर्लफ्रेंड लेकर आता है। यस, एक्सपेंशन। वहीं आ जाइए कॉन्ट्रैक्शन पर, गिरना शुरू हो जाता है सब कुछ भाई, सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है। स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं, दाम गिरते हैं, स्टॉक मार्केट गिरता है, गोडाउन्स में माल स्टॉक होने लगता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन गिराता है, लोगों का रोजगार गिर जाता है, पैसा गिर जाता है,
गर्लफ्रेंड्स भूल जाते हैं, खर्चे टाल देते हैं, ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस हम पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ डिफरेंट बिजनेस साइकिल एंड आफ्टर इन इंडिकेटर्स। पता कैसे चलता है कि कौन सा फेज है? तो क्या इंडिकेटर्स हैं? मेरे पास कई तरीके के इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, कॉन्करेंट इंडिकेटर है। लीडिंग एज जो ये आपको बताए कि कौन सा फेज आने वाला है, जो फ्यूचर के बारे में बताए, तो उसको बोलते हैं लीडिंग। लैगिंग कौन सा फेज बीत चुका है, पास्ट, जो बताएगा वो मेरा लैगिंग इंडिकेटर है। कॉन्करेंट कौन सा चल रहा है, कौन सा प्रेजेंट फेज इकोनॉमी का चल रहा है, हम उसको कहेंगे कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस पर पता है आपको 15 क्वेश्चन पूछ लिए थे सी इंस्टीट्यूट ने पिछली बार। 15 क्वेश्चंस, यस, 15 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिए थे नवंबर 2019 के पेपर में। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लगाएंगे 3 लेक्चर, 2 घंटे ईच लेक्चर्स के, 6 आवर्स यहाँ लगेंगे। फिर एक टॉपिक और हम लेते हैं, वो है डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको अलग कराते हैं, लास्ट में कराते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग 2 घंटे का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए जोड़ते हैं अब तक इकोनॉमिक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं। तो देखें बिजनेस इकोनॉमिक्स के हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप देखें तो 8 लेक्चर्स हमारे पास यहाँ पर हैं, 8 लेक्चर्स हमारे यहाँ हैं, 18 लेक्चर्स हमारे यहाँ हैं, फिर 8 यहाँ है, फिर 6 यहाँ है, फिर 8 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हो गए हमारे पास 8 और 18 हो गए 26, 26 और 8 हो गए 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 6 40, 40, 48, 48, 54 और ये 54 और 2 56 आवर्स, 56 आवर्स हो गए हमारे यहाँ पर टोटल अभी तक 56 आवर्स। तो 2 घंटे का हमारा ये लेक्चर है। तो कुल मिलाकर के हमारे हो जाते हैं, अगर हम इसको रफली ले लेते हैं तो हमारे हो जाते हैं 25 और 2 आपके 27 लेक्चर, 27 साढ़े 27 लेक्चर हो जाते, 27 लेक्चर लग जाते हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के। हाँ, डिटेल में है भाई, जल्दीबाजी का काम नहीं है। मैं कभी जल्दीबाजी नहीं कराता, क्योंकि मैंने आपको क्या दिया है, वचन, कि जो भी क्वेश्चन आप सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का आप करेंगे आपको आएगा। तो वचन निभाना है, साथ निभाना है। और ये साथ ऐसे नहीं निभता, तब जब हम करते हैं पूरी मेहनत और बच्चों को करते हैं हम पूरी तरीके से तैयार। हाँ, जब हम पूरी तरीके से तैयार करेंगे भाई साहब, तभी आप मजे ले पाओगे इंटर में। हाँ, इंटर में भी मेरा पोर्शन है। इंटर सीए इंटर का ग्रुप 2 पेपर 8 एफएम प्लस इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, वो मेरा पेपर है। और सीए इंस्टीट्यूट में भी वो पेपर मैं ही पढ़ाता हूँ। उस पेपर को सिर्फ इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ा सकता है। हालांकि बहुत सारे एफएम वाले टीचर पढ़ाते, नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। आपका नहीं होना होगा, क्योंकि आपको पढ़ाऊंगा मैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। लेकिन उससे पहले अब आ जाइए आप, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की हम आपको देते हैं जानकारी। बीसीके हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 40 मार्क्स का हमारा बीसीके का पोर्शन है। बीसीके का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बीसीके, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज।
देखिए बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, ये पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कई तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स के बारे में आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी तरीके के फॉर्म्स हैं। किन फॉर्म्स में बिजनेस को किया जाता है ये कहलाता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिलाकर के इस चैप्टर पर हम लगाएंगे 2 लेक्चर, और आपको पता ही है मेरा एक लेक्चर होता है 2 घंटे का, तो 4 घंटे लगेंगे मेरे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बीसीके में। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा चैप्टर है, चैप्टर बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज में अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। देखो हमारे घर के बाहर का एनवायरनमेंट, हमारा घर के अंदर का एनवायरनमेंट, ये हमारा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम लोग फ्लोरिश होते हैं। एक बिजनेस का भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यस, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को डिफाइन करती हैं, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे, पेस्टल एनालिसिस पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये टॉपिक्स आपको आगे आने में काफ़ी आगे आने वाले समय में बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज को, बिजनेस को समझने में, इंडस्ट्री को समझने में बहुत मदद करते हैं। ये चैप्टर पर हम लगाते हैं कुल मिलाकर के 4 लेक्चर, 2 घंटे का एक लेक्चर है, तो कुल मिलाकर के 8 घंटे मेरे लग जाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। फिर इसके बाद है मेरे पास चैप्टर नंबर 3, ये 2 था और ये 1 था। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कई तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइज और कंपनियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यस, रिलायंस, अडानी, गेल, भेल, कुछ भारतीय कंपनियों के बारे में और कुछ विदेशी कंपनियों के बारे में। कौन है उनके मुखिया, कौन है उनके कंट्रोलर्स, काम क्या करती है ये कंपनी, क्या अचीवमेंट रही हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, किस क्षेत्र में वर्क करती हैं, कितना इनका शेयर कैपिटल है, कितने लोग काम करते हैं, इनकी टैगलाइन क्या है। एक तरीके का जीके वाला चैप्टर है। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद करने वाला चैप्टर है ना। नाम भाई कंपनी का, कौन जनरल मैनेजर है, कौन कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी बनी थी, आईटीसी बनी थी, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आज आईटीसी क्या काम कर रही है, तो उसकी जर्नी क्या रही, क्या उपलब्धियां रही, क्या जानकारियां हम आपको यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे देते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इस पर कुल मिला करके हमारे 4 लेक्चर लगेंगे, 2 आवर्स ईच, 8 घंटे यहाँ पर भी हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। गवर्नमेंट पॉलिसीज देखिए, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया सरकार ने, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, इन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों किया, हम इन पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी भी है, और इन पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, और पब्लिक पॉलिसीज क्या होती हैं, पॉलिसीज, गोल्स, अचीवमेंट्स, सब इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। हम इसके ऊपर 2 लेक्चर लगाएंगे, 2 आवर्स ईच, तो कुल मिलाकर के 4 घंटे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज पे लगाने वाले हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास बिजनेस फैसिलिटेटर्स।
बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्या होता है? देखिए, आपके घर में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपकी मदद करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग आपको बिजनेस आपके घर में काम में मदद करते हैं। आपके घर में मेड आती आपके घर में ड्राइवर आता है, कोई आपकी गाड़ी को साफ करता है ना? कोई घर से कूड़ा उठा करके लेके जाता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमको मदद करते हैं। ये कहलाते हैं फैसिलिटेटर। तो ये तो वो हो गए जो हमारे डेली लाइफ में हमारे को मदद करते हैं। तो बिजनेस को चलाने वाले फैसिलिटेटर्स कौन है? लॉजिस्टिक देने वाली सर्विसेज देने वाली कार्गो कंपनी, इंश्योरेंस कम सर्विसेज देने वाली इंश्योरेंस कंपनी, बैंक की सुविधाएं देने वाला बैंक, ये सब क्या है? फैसिलिटेटर्स है। हम इन फैसिलिटेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फैसिलिटेटर फंडिंग होते हैं, कुछ नॉन फंडिंग होते हैं, कोई आपको पैसा देते, कोई पैसा नहीं देते। ऐसे ही फिर बिजनेस फैसिलिटेटर्स पर हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ये लेक्चर पर हम लगाते हैं दो, चैप्टर पर हम लगाते हैं दो लेक्चर। तो 2 आवर्स ये हो गए हमारे पास, 4 आवर्स का ये पोर्शन हो गया। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, जो कि है कॉमन टर्मिनोलॉजीज, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। डेली लाइफ में, डेली बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 लेक्चर से हम उस पर लगाएंगे। चैप्टर बड़ा है, तो कुल मिलाकर के 6 आवर्स हमारे यहाँ होते हैं। यहाँ पर आके बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज खत्म हो जाता है, सिलेबस खत्म हो जाता है, साथ नहीं खत्म होता, साथ तो चलता रहेगा। यस, जो ये साथ एक टीचर का, एक स्टूडेंट का बनता है, वो साथ जन्म जन्म तक चलता है। यस, आप हमेशा मेरे स्टूडेंट कहलाएंगे। जब भी आपको मैं मिलूंगा या आप मिलेंगे मुझे, तो हम दोनों के बीच का जो ये रिलेशनशिप है, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप है। तो हम हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्टफुली मिलते रहेंगे। जब भी मौका मिलेगा, आप दिल्ली आए तो दिल्ली, और मैं कभी आपके शहर आया तो मैं आपको याद कर लूंगा। तो कुल मिलाकर के देखिए कितने लेक्चर हो गए, 4 घंटे और 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 4 24, 24 और 6 हो गए 28, और 28 और 6 हो गए 34 आवर्स। 34 आवर्स हो गए मेरे पास। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाते हैं 17 लेक्चर्स। तो कुल मिलाकर के वहां थे मेरे पास 27 लेक्चर, और 17 लेक्चर ये हो गए। तो कुल मिलाकर के साथ 44 लेक्चर्स। 40 और 45 लेक्चर के बीच में आपका ये सिलेबस हम खत्म करवाएंगे। मेरा नाम मनीष दुआ है, और ये है मेरा फ़ोन नंबर 9999065667। मैं आपको इस नंबर पर उपलब्ध होता हूँ। आप मुझे शाम को फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेजेस से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने अब एल्डाइन में पढ़ाना बंद कर दिया है। अब मैं आपको या तो अनअकैडमी पर मिलूंगा, या फिर मैं आपको पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव के माध्यम से मिलूंगा। बाकी कैलाश ठाकुर जी के साथ हमारा नाता हमेशा से है, वो बना रहेगा। फेस टू फेस क्लासेस में हम आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको सादर आमंत्रण है मेरी क्लासेस ज्वाइन करने का। तो आ जाइए, मिल जाइए, और प्रण लीजिए कि हमको जल्दी ही फाउंडेशन क्लियर करके पहुंचना है इंटर में। तो आपकी आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं। जल्दी ही आकर मिलूंगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।